स्वागत है आपका एंट्रोपी के भाग 5 में। इस लेक्चर में हम लोग एंट्रोपी बैलेंस के बारे में बात करेंगे और उसको अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे यूज़ करना है, जिससे कि आप एनर्जी कैसे यूज़ करना है जिससे कि आप एंट्रोपी का जनरेशन जो है वो कैसे आप पता कर सके। तो शुरुआत करते हैं। एंट्रोपी बैलेंस वैसे तो जैसे एनर्जी बैलेंस है वैसे नहीं है कि कंजर्वेशन है, कोई जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे कहते हैं हम लोग, वैसे हम ये नहीं कह सकते कि भाई कंजर्वेशन ऑफ इंट्रॉपी का कोई कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या है कि आप इंट्रॉपी जनरेशन और चेंज इन इंट्रॉपी इन सब को यूज़ करके आप पूरा सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड करके आप एक इंट्रॉपी बैलेंस बना सकते हैं और उससे आप समझ सकते हैं कि इंट्रॉपी कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप सिस्टम लेते हैं जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है और सिस्टम में कोई एनर्जी इनलेट है, फिर एनर्जी आउट हो रहा है, वैसे ही अगर कोई फ्लो है, कोई सिस्टम में कुछ फ्लो है तो एंट्रोपी आ भी रहा है और एंट्रोपी जा भी रहा है। बट आपको पता है कि एंट्रोपी इंक्रीज इन जो प्रिंसिपल है, एंट्रोपी प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि एंट्रोपी जनरेशन हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा और टोटल एंट्रोपी जो है वो भी आपका पूरे सिस्टम पे सराउंडिंग सब मिलाकर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं कि भाई टोटल एंट्रोपी जो घुसा सिस्टम के अंदर माइनस टोटल एंट्रोपी जो निकला प्लस टोटल एंट्रोपी जो जनरेट हुआ वो आया, वो होगा टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। मतलब एस इन माइनस एस आउट प्लस एस जनरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम। तो एक सिंपल सा बैलेंस है, ठीक है। तो और डेल्टा एच सिस्टम क्या होगा, एस टू जो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो अगर ये तो सिंपल सा एक डिस्क्रिट जो कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी मान के चले, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे कि मास फ्लो हो रहा है या मास में आपके डक्ट में है फॉर एग्जांपल, तो आप सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। एंट्रोपी का जो सिस्टम है वो इंटीग्रेट करके आप पता भी कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में बताया गया है कि अगर एंट्रोपी पर यूनिट मास दिया हुआ है तो डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे इंटीग्रेट कीजिए तो आपको एस सिस्टम मिल जाएगा। या वॉल्यूम के आप ओवर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डेल्टा एम निकल के आता है रो डी वी, तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। नाउ इंट्रॉपी ट्रांसफ़र जो है सिस्टम में जो मेनली आती है वो हीट ट्रांसफ़र की वजह से है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई ऐसा अगर एंट्रोपी ट्रांसफ़र है तो वो सिंपल सा क्यू बाई टी है, और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में है तो डेल क्यू बाई टी उसका इंटीग्रल है। और अगर आपके कई जगह से आपके आ रही है जिसको आप ऐड कर सकते हैं तो वो समेशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, जिसमें के जो है कई भाग हो गए जो कि बाउंड्री का भाग होगा, क्योंकि ये बाउंड्री फिनोमेना है, बाउंड्री से ही निकल के आता है। और वर्क के माध्यम से कोई एंट्रोपी जनरेट एंट्रोपी ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो एस ऑफ वर्क जो है वो ज़ीरो है, एस ऑफ हीट ही है। तो हीट जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा इंट्रॉपी ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हीट अगर ट्रांसफ़र हुआ तो इंट्रॉपी भी साथ में ट्रांसफ़र हो गया। अब जैसे इस केस में हमने क्या किया, ये सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पे बाउंड्री है जो डैश लाइन है, और हीट इसकी ट्रांसफ़र सराउंडिंग से 500 किलो जूल्स। तो एस जो है वो क्यू बाई टी भी है, बाउंड्री पे जो टेम्परेचर है, चूँकि बाउंड्री का फिनोमेना है तो बाउंड्री का जो टेम्परेचर है मान के चले वो सिस्टम का टेम्परेचर है जो कि 400 केल्विन है। इसको आप क्यू डिवाइडेड बाई 400 करेंगे तो ये निकल के आएगा। इतना एंट्रोपी वो अंदर चला गया सिस्टम में, ओके। तो अब इसी तरह दूसरा तरीका है एंट्रोपी को बढ़ाना या कम कराना, वो फ्लो के माध्यम से। तो फ्लो में अगर फ्लूइड है तो आपके पास एंथैल्पी भी होगी और इसकी एंट्रोपी भी होगी, और मास फ्लो रेट है। तो इतना अमाउंट ऑफ जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है और उसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, जो मास के साथ जुड़ा हुआ एंट्रोपी वो भी जा रही है। तो एंट्रोपी ट्रांसफ़र बाय मास जो है वो एम इंटू एस हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रहे हैं तो आप उसे जो है स्पेसिफिकली क्रॉस सेक्शन के अगेंस्ट अगर क्रॉस सेक्शन लेते हैं डी ए सी, तो उसके माध्यम से आप
ये भी कर सकते हैं कि ये रो हो गया, ये नॉर्मल वेलोसिटी हो गई, या डीएसी हो गया, तो ये काइंड ऑफ ये हो गया आपका, ये पार्ट जो हो गया वो डी वी हो गया इनफैक्ट। तो एस रो डी वी को हमने ऐसा लिखा है क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन ले रहा है। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ आपको इस फॉर्म में लिखा गया। अगर टाइम से वेरी हो रहा है तो आप उसके हिसाब से वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो दो तरीके से हमने बताया एंट्रोपी होता है, चेंज होता है। एक तो आपका हीट की वजह से हो रहा है, एक जो है फ्लो रेट जो लेके आ रहा है, मास फ्लो रेट। अब हम लोग बात करते हैं एंट्रोपी जनरेशन की, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे इंटरिंग और लिविंग जो है वो दो फॉर्म में बताया, एक तो आपका हीट की वजह से और एक आपका मास की वजह से। अब हो गया एंट्रोपी जनरेशन। एस जनरेशन जो है वो सिस्टम के अंदर होता है। ये वाला जो हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो इसमें एस जनरेशन सिस्टम का है। एस जनरेशन जो है वो ज़ीरो होगा अगर सिस्टम जो है वो उसमें इरिवर्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे केस में हम इसे इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और उस केस में एस जनरेशन जीरो है, इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम जो है वो केवल नेट एंट्रोपी ट्रांसफर बाय हीट और मास होगा। अगर आपका एडियाबैटिक है और मास भी ट्रांसफर नियर क्लोज सिस्टम है तो डेल्टा एस आपका ज़ीरो हो जाएगा। बट अगर एस जनरेशन ज़ीरो है सिस्टम का, इसका मतलब ये नहीं कि इरिवर्सिबिलिटी नहीं है। आपके जो सराउंडिंग है, जो सिस्टम से बाहर है, उसमें इरिवर्सिबिलिटी हो सकती है। केवल टोटल रिवर्सिबल केस में ही आपका टोटल एस जो है जनरेशन वो ज़ीरो होगा। तो अगर आपको टोटल एंट्रोपी जनरेशन निकालना है तो आपको ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है कि हम लोग सिस्टम प्लस इमीडिएट सराउंडिंग लेते हैं, जिससे कि ये टी बी अगर है यहाँ पे जो कि लेटर से ज़्यादा है टी सराउंडिंग से, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र सिस्टम से हो रहा है, और यहाँ पे धीरे धीरे चेंज होकर यहाँ पे टी सराउंडिंग हो जाएगा। तो टी सराउंडिंग जो है वो बाहर का जो ये, क्योंकि यहाँ पे अगर टी सराउंडिंग है तो ये जो चेंज है ये चेंज ग्रेजुअल होगा यहाँ से यहाँ तक आने में। और इस सिस्टम को हम जो कहेंगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको कहेंगे एक्सटेंडेड सिस्टम, ठीक है। इसको वर्ड है एक्सटेंडेड सिस्टम। तो अगर आपको टोटल निकालना है तो आप एक्सटेंडेड सिस्टम पे का जनरेशन निकाल सकते हैं। और इसमें क्या होगा, सिस्टम प्लस इमीडिएट सराउंडिंग का टोटल ऐड हो जाता है एंट्रोपी, और टोटल आपका जनरेशन निकल के आता है। तो इसको इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम रेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं डॉट लगा के। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी। इसको पर यूनिट केजी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यूनिट मास के हिसाब से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जनरल डेफिनेशन है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में भी यही डिस्कस किया था। मास इन की वजह से एस इन किसकी वजह से आता है, मास इन होता है या हीट की वजह से होता है। एस आउट अगेन मास आउट या हीट की वजह से होता है। और टोटल डेल्टा एस सिस्टम जो है एस सराउंडिंग है। सो डेल्टा एस सिस्टम जो है वो एस जनरेशन जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो टोटल डेल्टा एस सिस्टम जो है वो ये आपको ये बैलेंस करने से निकल के आएगा, जिसमें कि एस जनरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अब अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो प्रोसेस में जो क्लोज सिस्टम है, इसका मतलब ये होगा कि आपका मास फ्लो तो नहीं है, तो केवल हीट ट्रांसफ़र से ही हो पाएगा, और हीट ट्रांसफ़र जनरेट होगा जो कि सिस्टम की बाउंड्री से होगा। तो ऐसे केस में आपका क्लोज सिस्टम जो है वो हमने क्या किया इसमें कि एस जनरेशन तो रखा, लेकिन मास वाला टर्म हटा दिया, केवल एक हीट वाला टर्म आ गया। तो ये समेशन है जो कि सिंपली इंट्रोपी इन प्लस आउट, इन माइनस आउट जो भी है चेंजेस है वो केवल समेशन के फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब ये डेल्टा एस हो गया, डी एस हो गया ड्यू टू हीट, ठीक है, प्लस एस जनरेशन और डेल्टा एस सिस्टम एस टू माइनस एस वन। अगर एडियाबैटिक है तो ये भी पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो तब एस जनरेशन सिंपल सा डेल्टा एस सिस्टम एडियाबैटिक सिस्टम होगा। सो अगर हम क्लोज सिस्टम लेते हैं और साथ में बाउंड्री, जैसे क्लोज सिस्टम हमने ले लिया, जैसे इस केस में हम लोगों ने ये कहा था क्लोज सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है, और साथ में हम इमीडिएट सराउंडिंग भी लेते हैं, तो दोनों को जो ऐड करेंगे तो एस जनरेशन क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एस जनरेशन क्या होगा, सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का होगा, जैसे मैंने वही बात किया है ना। और डेल्टा एस सिस्टम जो है वो हमेशा हम लोग देख सकते हैं मास इंटू एस स्मॉल एस टू माइनस एस वन, जो कि स्पेसिफिक एंट्रोपी है, ठीक है। अच्छा, जो सराउंडिंग का है वो आप लिखेंगे
क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी सराउंडिंग, मतलब जो टी लेंगे वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ही लेंगे, ठीक है। और हीट जो ट्रांसफ़र है सराउंडिंग का वो सिस्टम से है, तो नेचुरली सेम हीट निकल के आएगा या वाइस वर्सा। तो ऐसे केस में आपको क्यू सराउंडिंग जो है वो आराम से आपको मिल सकता है सिस्टम से, इन्फॉर्मेशन से ही। तो ये क्वेश्चंस आप जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा इसका। अच्छा, ये बात हुई थी कंट्रोल ये बात हुई थी क्लोज सिस्टम का। अब कंट्रोल वॉल्यूम की बात करें तो आपको मास फ्लो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसे केस में केवल आपका हीट कंट्रीब्यूशन और हीट ट्रांसफ़र की वजह से एंट्रोपी को ही नहीं लेना है, बट मास की वजह से भी लेना है। और इस केस में हम लोगों ने क्या किया कि इनलेट माइनस आउटलेट प्लस एस जनरेशन, और ये आपका आ गया S2 माइनस S1 CV कंट्रोल वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये समेशन जो है वो टोटल हीट ट्रांसफ़र जो है वो डेल्टा समेशन क्यू के डिवाइड बाई के है। और के मतलब ये है कि ये हो सकता है कि भाई कई और फॉर्म से आया ही, केवल क्यू एक ही जगह से नहीं आया। सपोज़ फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अलग से क्यू आ रहा है या यहाँ पे अलग से क्यू आ रहा है, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये सम कर दीजिए आप सब जितने भी आपका हीट ट्रांसफ़र बाउंड्री के थ्रू से आ रहा है, प्लस जो मास इनलेट हो गया, मास जो एग्जिट हो गया उसका कंट्रीब्यूशन, प्लस जो एस जनरेशन S2 माइनस S1 जो चेंज इन द सिस्टम एंट्रोपी इन द कंट्रोल वॉल्यूम है। तो अब इसको हमें रेट फॉर्म में ले सकता हूँ। अगर ये स्टेडी फ्लो है तो इसका मतलब ये पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा स्टेडी फ्लो में। तो एस जनरेशन क्या है, एस जनरेशन को के लिए हम ये पूरा का पूरा जो है वो राइट हैंड साइड में ले सकते हैं। तो ये एस जनरेशन हो गया कि एम डॉट ई एस ई माइनस समेशन एम आई ई एस आई माइनस समेशन क्यू के डॉट डिवाइडेड बाई की। अगर सिंगल स्ट्रीम है तो हम समेशन हटा देते हैं, तो ये निकल के आता है एम डॉट एस ई माइनस एस आई माइनस समेशन जो है ये वाला। और अगर एडिबैटिक है तो क्यू ज़ीरो है, तो ये आपका आ गया सिंपल सा एस जनरेशन जो चेंज इन द फ्लो एंट्रोपी। और नॉर्मली जैसे कि अगर आप ये मान के चले कि एडिबैटिक सिंगल स्ट्रीम है तो स्टेडी स्टेट अगर है तो आपका ये एस ई जो है हमेशा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा ही होगा, ठीक है, स्टेडी है। अगर रिवर्सिबल है तो ऑफ कोर्स आपका ये इक्वल हो जाएगा, बट इन जनरल जो है एग्जिट एंट्रोपी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये आपका है ब्रिक वॉल जिसमें ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ में आपका 27 डिग्री सेल्सियस है और दाएं हाथ में 0 डिग्री सेल्सियस है जो सराउंडिंग है। लेकिन बाउंड्री पे जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस बाएं हाथ वाला, और ये है 5 डिग्री सेल्सियस। थिकनेस आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आप इसमें पता कर सकते हैं कि एंट्रोपी जनरेशन कितना है, ठीक है। अगर ये स्टेडी स्टेट मतलब स्टेडी स्टेट की फॉर्म में चल रहा है तो ये आपका राइट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका एस इन माइनस एस आउट प्लस एस जनरेशन जो है इक्वल टू ज़ीरो होगा। और ये दोनों केस में आप ये लिख सकते हैं कि भाई एस इन आपका क्यू डॉट प्लस टी माइनस क्यू डॉट बाई टी आउट प्लस एस जनरेशन, बट इसमें फ़र्क ये होगा कि टी अलग होगा, ठीक है। एक केस में टी जो है चूँकि बाउंड्री का है तो 20 डिग्री सेल्सियस लिखना पड़ेगा, और दूसरे केस में 5 डिग्री सेल्सियस को करना पड़ेगा, और टेम्परेचर इसमें केल्विन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये सिस्टम के लिए ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे इमीडिएट सराउंडिंग में भी एंट्रोपी लॉस हो रहा है या एंट्रोपी जनरेट हो रहा है, तो वो हम नहीं करेंगे। अगर सिस्टम हमने ब्रिक वॉल को बोला है तो फिर इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से एंट्रोपी बैलेंस जो है थ्रॉटलिंग प्रोसेस का भी है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आपका एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे एग्जांपल दिया है जिसमें कि P1 T1 दी हुई है और P2 दिया हुआ है, और आपको अगर निकालना है इसका जनरेशन तो आप ऐसे करेंगे कि आप वैसे एंट्रोपी बैलेंस का जो फॉर्मूलेशन है फॉर्मूला लगाएंगे, एस इन माइनस एस आउट प्लस एस जनरेशन इज इक्वल डी एस सिस्टम बाई डी टी इक्वल टू वो जो कि ज़ीरो निकल के आएगा क्योंकि ये स्टेडी स्टेट है। तो इसको हम लिखेंगे एम डॉट एस वन, चूँकि ये फ्लो है तो यहाँ का कंट्रीब्यूशन आएगा एम डॉट एस वन प्लस माइनस एम डॉट एस टू, और कोई हीट नहीं है इसमें एक्सचेंज, तो केवल यही कंट्रीब्यूशन आएगा जो केवल फ्लो का कंट्रीब्यूशन आएगा, प्लस आपका जनरेशन का टर्म। तो जनरेशन का टर्म निकल के आता है एम डॉट एस टू माइनस एस वन, ठीक है।
अब इसको क्या करते हैं कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, और इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को जो हमने सीखा अभी उसको हम लोग अप्लाई करें। इस केस में आपका प्रश्न जो है वो है कि 50 केजी जो है आयरन कास्ट का ये लेक में डाल दिया गया है, और जो कि टेम्परेचर 285 केल्विन पे है। ओके, और ये इनिशियली जो टेम्परेचर है इसका आयरन कास्ट का जब डाला था तो 500 केल्विन का है। तो समय के साथ ऑफ कोर्स ये आयरन जो है कास्ट वो उसका टेम्परेचर भी 285 हो जाएगा। क्योंकि ये लेक बहुत बड़ा है तो उसका कोई टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो 285 ही मान के चलेंगे। अब हमें निकालना है कि इंट्रॉपी चेंज जो है वो आयरन का कितना ब्लॉक कितना है, और इंट्रॉपी चेंज जो है लेक का कितना है, और टोटल इंट्रॉपी कितनी जनरेट हुई है इस प्रोसेस में। तो ये आमतौर से एक इस टाइप का प्रश्न है जो आते हैं। आपको ये समझ में आया तो बाकी प्रश्न भी आराम से आप कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंट्रॉपी चेंज आयरन ब्लॉक का। सो आयरन ब्लॉक की फाइनल टेम्परेचर 285 होगी, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है डेल्टा एस आयरन का, तो ये निकल के आएगा एम डॉट एस टू माइनस एस वन। और इसको आप क्योंकि ये सॉलिड है इसका सिंपल सा आप हीट कैपेसिटी से निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे केस में आप याद कीजिए हमने कैसे डीएस को कैसे हीट कैपेसिटी से जोड़ा था, और इसमें इस केस में निकल के आएगा एक्सप्रेशन डी एम डॉट सी पी एवरेज, जो भी एवरेज आपका चेंज है 500 केल्विन से 285 केल्विन, जो कि मान के चल रहे हैं कि 0.445 ही है, और एल एन T2/T1, ठीक है। और T2 आपका है 285 केल्विन, और T1 है आपका 500 केल्विन, और सी पी एवरेज आपको दिए 0.45, और एम डॉट सो इस केस में एम है, एम डॉट नहीं है एम है, तो एम हो जाएगा आपका 50 kg। तो ये हो गया आपका 50 kg, और सी पी एवरेज है आपका 0.45 किलो जूल्स पर kg केल्विन, और एल एन हो गया आपका 285/500, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करें तो -12.65 किलो जूल्स पर केल्विन निकल के आता है। तो ये आपका आ गया इंट्रॉपी चेंज ऑफ द आयरन ब्लॉक। अब अगर इंट्रॉपी चेंज ऑफ द लेक निकालना है तो इसको पहले हम लोग एनर्जी बैलेंस कर लेते हैं एक बार। तो एनर्जी अगर बैलेंस करेंगे तो तो इसमें आ जाएगा ई इन माइनस ई आउट, ये आ गया डेल्टा ई सिस्टम, ठीक है। ई इन क्या है, अगर आप पहले बात तो इसको आप अगर बैलेंस किस पे कर रहे हैं, आप ये समझिए कि आप लेट्स से ये आप आयरन पे करते हैं सपोज, ठीक है। तो ये निकल के आएगा ई इन माइज इक्वल टू ई डेल्टा ई सिस्टम। अब ई इन क्या है, ई इन तो कुछ नहीं है, ई आउट क्या है, क्यू आउट, ये है डेल्टा ई सिस्टम, जो कि निकल के आएगा एम सी एवरेज। अब ये सी एवरेज लिया जाएगा, और ये है T2 माइनस T1, ठीक है। इतना निकल के आएगा। नोट कीजिए कि इसमें मैंने CP लिखा था, लेकिन एक्चुअली हार्ड है, ये सॉलिड मास है, तो इस CP एवरेज ये C एवरेज ही है इनफैक्ट, क्योंकि CP और CV जो है आयरन के लिए सेम ही होगा। तो यहाँ से आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, M पता है हमें, C एवरेज पता है, T2 हमने 285 ले लिया है, ये T1 आपका 500 है, तो Q तो आपको मिल गया यहाँ से। तो Q आउट आपका निकल के आ जाएगा, Q आउट यही हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी आपके लेक में। तो एम सी एवरेज T1 माइनस T2, ये आप डालेंगे तो 50 kg 0.45 किलो जूल्स पर kg केल्विन, और ये हो गया 500 माइनस 285 का केल्विन, और ये हो गया 4838 किलो जूल्स। तो इंट्रॉपी जो है चेंज लेक का, ये निकल के आएगा क्यू ऑफ लेक जो रिसीव कर रहा है, और टी लेक, ठीक है। तो ये निकल के आएगा पॉजिटिव है चूँकि ये रिसीव कर रहा है किलो जूल्स, और टेम्परेचर 285 केल्विन, तो ये निकल के आया 16.97 किलो जूल्स पर केल्विन।
ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली ये जो है डेल्टा एस लेक का है। अब हमें निकालना है जो हमारा प्रश्न था वो था इंट्रॉपी चेंज ऑफ द लेक, ये तो निकालिए। अब इंट्रॉपी जनरेशन, अब इस जनरेशन में दो तरह के हैं, एक तो आपका सिस्टम में हो रहा है और आपका जो लेक से सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसको दो ढंग से हम कर सकते हैं कि एक तो हमने ये कहा कि भाई जो एक ये 285 है और ये टेम्परेचर चेंज होगा, तो अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं कि जिससे कि यहाँ पे बाउंड्री पे ही 285 आ जाए, तो ये हो गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एक्सटेंडेड सिस्टम हो गया। तो अगर एक्सटेंडेड सिस्टम में हम लोगों ने एंट्रोपी बैलेंस लगाया तो जो भी जनरेशन होगा वो टोटल जनरेशन हो गया सिस्टम का, क्योंकि एक बार आपका 25 285 यहाँ पे हो गया तो नेचुरली आपका टोटल जनरेशन वो क्योंकि इसके बाद तो हीट ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा, जो भी हीट ट्रांसफ़र होगा वो इसी जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो इसी एक्सटेंडेड सिस्टम में आ जाएगा। तो अब अगर इसको ऐसे देखें तो इसको हम लोग एक्सटेंडेड सिस्टम में कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड सिस्टम में अगर हमने लिया एंट्रोपी बैलेंस लगाया, ठीक है, तो एस इन माइनस एस आउट प्लस एस जनरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है। अब ये डेल्टा एस सिस्टम पे ध्यान देंगे, एस आउट जो है वो क्यू आउट प्लस टी बी होगा। तो इसमें ध्यान देना ये है कि जो अब जैसे ये आपका क्यू निकल के आया, तो यहाँ पे भी क्यू निकल के आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर बाउंड्री हो गई, टी बी हो गया। तो हम लोग चूँकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग कर रहे हैं तो मतलब इसमें सिस्टम प्लस इमीडिएट सराउंडिंग करके इसी को हमने एक्सटेंडेड सिस्टम मान के चला है, तो इसको हम टोटल कंसिडर कर रहे हैं। और इसमें एस इन और एस आउट पे ध्यान दीजिए, एस इन तो कुछ ज़ीरो होगा प्लस एस जनरेशन, एस आउट बाउंड्री से जो एक्सटेंडेड सिस्टम की बाउंड्री जो है ये यहाँ से वो क्यू तो निकल के आएगी, तो क्यू माइनस टी बी आपकी ये 285 होगी और ये आपका डेल्टा एस सिस्टम। तो ना इसमें जो है सिस्टम में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो डेल्टा एस सिस्टम है ये इसमें ये सिस्टम जो है, ये वाला सिस्टम जो है, इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे 12.65 माइनस जो हमने यहाँ किया था इस वाले में जो 1 का है, ठीक है। तो ये 12.65 किलो जूल्स पर केल्विन, और ये वैल्यू जो निकल के आती है ये आपका क्यू आउट है। क्यू आउट तो आपने लिया हुआ है, तो एस जनरेशन क्या हुआ 4838 किलो जूल्स 285 केल्विन माइनस 12.65 किलो जूल्स पर केल्विन, तो ये निकल के आता है 4.32 किलो जूल्स पर केल्विन। तो एक तो ये तरीका है जिसमें कि आपने क्या किया कि एक्सटेंडेड सिस्टम को लिया जो कि आयरन ब्लॉक है और उसके इमीडिएटली सराउंडिंग है उसको भी लिया, और फिर आपने उस सिस्टम के जो एक्सटेंडेड सिस्टम की बाउंड्री को अपने 285 पे फिक्स किया क्योंकि वही सराउंडिंग था, और उस पर जब अप्लाई किया तो आपका एस इन माइनस एस आउट प्लस एस जनरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम है। डेल्टा एस सिस्टम आपने पहले निकाला हुआ है जो सिस्टम का है। तो एक तरीके से आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो है तरीका है वो थोड़ा सा ज़्यादा आप समझ सकते हैं इसमें भी, कि अगर आपने एंट्रोपी जनरेशन लिया जिसमें कि आपने आयरन ब्लॉक और इंटायर लेक को सिस्टम माना, मतलब ये पूरे का पूरा सिस्टम मान लिया, ठीक है। अगर आपने टोटल आयरन ब्लॉक प्लस लेक को अगर आपने आइसोलेटेड सिस्टम माना, ठीक है, तो एस जनरेशन चूँकि आइसोलेटेड सिस्टम है, एस जनरेशन क्या होगा वो डेल्टा एस टोटल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके आइसोलेटेड मान के चले, उसके बाहर ना तो हीट ट्रांसफर है ना मास ट्रांसफर है, तो डेल्टा एस जनरेशन डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस टोटल हो जाएगा, जिसमें कि आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस लेक, ठीक है। तो ये आपका पता है ये आपका माइनस 12.65 है और लेक आपने कैलकुलेट किया प्लस 16.97 है, तो जो कि 4.32 किलो जूल है। तो देखा जाए तो आपने मतलब दो ढंग से किया है इसमें। पहले केस में आपने एक्सटेंडेड सिस्टम लिया और फिर आपने उसको सॉल्व किया। दूसरे केस में आपने ये सिंपल सा एक आइसोलेटेड बना दिया, पूरा सिस्टम पे सराउंडिंग को आइसोलेटेड बना दिया, और टोटल जो जनरेशन होगा वो
इंडिविजुअल जो सब सिस्टम है उसका एंट्रोपी जो चेंज है उसको आप ऐड करेंगे, जो कि ज़्यादा आसान आपको दिख रहा होगा इसमें। बट इसको हम देखेंगे और एग्जांपल के माध्यम से और समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें पहले से ये किया हुआ है। ये है आपका फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, जो कि सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है इसमें, और ये कांस्टेंट प्रेशर जब प्रोसेस कर रहे हैं तो 600 किलो जूल्स जो है इसका जो हीट ट्रांसफर हुआ है सराउंडिंग में, जो कि 25 डिग्री पे है। और अब ये क्वेश्चन है कि इसका एंट्रोपी चेंज जो वाटर का क्या है, और टोटल एंट्रोपी जनरेशन जो है हीट ट्रांसफर में कितना है, ठीक है। और जो चूँकि हीट अगर ट्रांसफ़र होगा तो वाटर जो है वो कंडेंस हो जाएगा थोड़ा सा। तो डेल्टा एस सिस्टम अगर निकालना है तो आपने ये रेड जो डैश दिख रहा है ये आपका सिस्टम हो गया, तो आपके हीट डिवाइडेड बाय टी सिस्टम। तो ये सिंपल सा डेल्टा एस सिस्टम तो सिंपल सा है, माइनस 1.61 निकलता है, क्योंकि क्यू आपको दी हुई है, ये आपका क्यू है और ये आपका टी सिस्टम है, ठीक है। अब अगर इंट्रॉपी जनरेशन निकालना है टोटल सिस्टम का, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमने जो किया है वो भी एक सिंपल सा है, जैसे अभी किया था। इसमें क्या किया कि इंट्रॉपी बैलेंस कर रहे हैं हम सिस्टम प्लस इमीडिएट सराउंडिंग में। इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब ये हुआ कि भाई फाइनली जो ऐसा है कि यहाँ का जो टी बी है ये आपका टी सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो ये इमीडिएट सराउंडिंग है, इस पर आप लगाइए अपना एंट्रोपी बैलेंस। तो इसमें एस इन माइनस एस आउट प्लस एस जनरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। हम ये कह रहे हैं कि जो भी सिस्टम में चेंज हो रहा है वो आपका प्लस जो भी जनरेशन होता है उसमें सब इन्वॉल्व है, एस इन माइनस एस आउट है। तो एस इन तो ऑफकोर्स ज़ीरो है, एस आउट आपका ये है, लेकिन इसमें हमने ये किया कि टी बी इज इक्वल टू ये टी बी यूज़ हुआ है इसमें। क्यू आउट तो फिक्स है 600 किलो जूल्स, पर टी बी जो है वो 25 डिग्री हो गया, क्योंकि आपके एक्सटेंडेड बाउंड्री पे है, तो यहाँ पे ये बाउंड्री हो गया, ठीक है। सिस्टम का नहीं है, अब एक्सटेंडेड है, तो टी बी प्लस एस जनरेशन। एस जनरेशन आपका टोटल जनरेशन होगा सिस्टम प्लस इमीडिएट सराउंडिंग, और ये हो गया डेल्टा एस सिस्टम। फाइनली से डेल्टा एस सिस्टम है, तो डेल्टा एस सिस्टम जो है आपका जो ऑलरेडी दिखाया था माइनस 1.61 किलो जूल्स, ठीक है। अब इसको आप ये भी शो कर सकते हैं कि ये सेम होगा अगर आप इसे कंसिडर करते हैं कि ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग को आइसोलेट कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। डेल्टा एस जनरेशन निकालना है तो डेल्टा एस टोटल होगा। डेल्टा एस टोटल मतलब ये हो गया कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस जो है आपका सराउंडिंग हो गया, और ये आपका डेल्टा एस सिस्टम जो है वो ऑलरेडी दी हुई है, सराउंडिंग आपको निकालनी है। तो ये 600 प्लस 25 प्लस 273 करेक्ट। तो ये निकल के आएगी आपकी ये टर्म जो वही टर्म है ये यहाँ पे। तो नोटिस कीजिए हमने क्या किया, एक तो हमने दिखा रहे हैं कि एक्सटेंडेड सिस्टम है, बट एक्सटेंडेड सिस्टम में ये वाला जो टर्म आ जाता है यही आपका कॉरस्पॉन्डिंग निकल के आता है टर्म फॉर डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्यू है, ये आपका टी सराउंडिंग है, तो ये एक्चुअली है क्या, ये डेल्टा एस सराउंडिंग है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम आपका टोटल जनरेशन हो गया। तो एक तरह से कहने की बात है कि एक्सटेंडेड सिस्टम है, बट आप ये समझ लीजिए कि ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जैसे कि आप डेल्टा एस सिस्टम निकाल रहे हैं प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग निकाल रहे हैं। डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो क्यू आउट प्लस जो भी सराउंडिंग के बाउंड्री पे। तो ये जो सॉल्व किया है एक्सटेंडेड सिस्टम का, उसका यही मतलब होता है कि भाई आप सिस्टम वही रखिए, ये आपका जो टर्म आएगा एस आउट चाहे एस इन, ये कॉरस्पॉन्डिंग करेगा जो इमीडिएट सराउंडिंग का जो टर्म कर रहे हैं, जो कि जहाँ पे जनरेशन हो रहे हैं, तो वो निकल के आता है आपका क्यू बाई टी बाउंड्री, और या जो बाउंड्री किस क्या, जो सराउंडिंग और एक्सटेंडेड सिस्टम का, मतलब सराउंडिंग का ही टेम्परेचर। तो एक तरह से ये सिंपल तरीका है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपल से ये आइसोलेट कर दीजिए सिस्टम को प्लस सराउंडिंग को, आइसोलेट सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। और फिर आप निकालिए डेल्टा एस जो है सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। इजी ये आपका निकल के आ जाएगा एस जनरेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया इंट्रॉपी के कॉन्सेप्ट्स को। अब इसको अगर और कॉम्प्लिकेट करना चाहेंगे तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए, और ये है हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल। तो इसमें
इसमें क्या है कि एयर जो है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग को गर्म करती है। कैसे करती है कि पहले वो स्टीम से हीट एक्सचेंज करती है। तो ये एक तरह सा एक हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये स्टीम है जो कि सैचुरेटेड वेपर है, मतलब कि इसकी क्वालिटी 1 है, और ये 35 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है 10,000 kg पर आवर से, और ये निकल के आ रही है सैचुरेटेड लिक्विड पे जो कि एक्स आपकी क्वालिटी 0 हो गई 32 डिग्री हर्ट्ज पे। और इस प्रक्रिया में ये हीट ट्रांसफ़र कर रही है एयर को, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से आ रही है थर्ड में और निकल के आ रही है 30 डिग्री सेल्सियस पे। और इस तरह से आप इमेजिन कीजिए कि बिल्डिंग को इस तरह से गर्म कर रही है, तो वही एयर बिल्डिंग में जाता है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। अब इसमें क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये पूछा है कि कितना एंट्रोपी जनरेट हो रही है इस प्रक्रिया में, ठीक है। तो इंट्रॉपी का आप निकालिए बैलेंस। चूँकि ये रेट फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर हम रेट फॉर्म में लिखेंगे, एस इन डॉट माइनस एस आउट डॉट प्लस एस जनरेशन, ये आएगा डेल डी एस सिस्टम डी टी, जो कि आपका स्टेडी स्टेट है तो इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एस इन जो है ये इसमें दो फ्लूइड हैं, ठीक है। तो जो मास स्टीम का है उससे आप S1 निकल रहा है, प्लस जो एयर का है तो मास ऑफ एयर S3 है, तो ये आपका इन हो गया। इसी तरह से आपका मास स्टीम S2 माइनस मास एयर S4 प्लस एस जनरेशन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी को आप रीअरेंज करेंगे तो एस जनरेशन निकल के आएगा, जो रेट ऑफ जनरेशन है वो आपका निकल के आएगा एम स्टीम S2 माइनस S1 प्लस एम एयर S4 माइनस S3, ठीक है, S3, हाँ, तो S3। अब मेन टास्क आपके पास क्या रह गया है कि आपको m डॉट ए का तो पता नहीं है, तो ये आपको पता नहीं है, आपको ये पता है, और S1 और S2 जो है वो आप टेबल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो S1 और S2 आप टेबल से, क्योंकि S1 का कंडीशन पता है कि ये स्टीम है और 35 डिग्री सेल्सियस पे है और x इक्वल टू 1 है, मतलब ये सैचुरेटेड वाटर वेपर है, तो इसका तो आप सीधा सीधा टेबल निकाल सकते हैं। तो 1 की कंडीशन जो है वो टेबल अगर आप चेक करें A4 में तो आपको आराम से T1 जो है 35 डिग्री सेल्सियस और X1 आपका 1, मतलब ये सैचुरेटेड वेपर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा H1 और S1 आराम से मिल जाएगा। इसी तरह आप T2 जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है और X2 जो है वो 0 है, मतलब क्वालिटी इसकी 0 है, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड है। यहाँ से भी आपको S2 मिल जाएगा। तो ये तो डेटा आपके पास है, इस डेटा से आप निकाल सकते हैं कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ, एम ऑफ स्टीम जो कि आपको पता है, और ये हो गया H1 माइनस H2, तो ये आपको पता चल गया कि ये निकल के आता है 6751 किलोवाट। ये आपको पता चल गया कि इतना हीट आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, और उतना ही हीट जितना ट्रांसफ़र हुआ उतना ही हीट आपका जो है वो एयर लेगा। तो एयर, तो ये अगर एनर्जी बैलेंस करें तो m डॉट एयर CP T4 माइनस T3 होना चाहिए, यही Q है ना, जो कि Q आपको दिया हुआ है ये। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m डॉट एयर, क्योंकि CP की वैल्यू आप निकाल सकते हैं टेबल से, जो कि निकल के आएगी टेबल। अगर टेबल देखेंगे आप तो A टेबल में देखेंगे तो CP की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और T4 और T3 दिया हुआ है। T4 आपका जो है वो 30 डिग्री है और T2 आपका 20 डिग्री है। तो यहाँ से आपको एम एयर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अब एम एयर भी पता है, आपको इन जनरल जो है S2 S1 भी पता है, क्योंकि आपको इस कंडीशन से ये पूरा मिल गया टेबल से। अब बचा क्या है कि S4 और S3। नाउ एयर जो है इसको आप आइडियल गैस मान के चले तो
यहाँ पे एक्सप्रेशन जो एंट्रोपी का है वो आप आराम से T4 और T3 के बीच में से लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी DS को लिखा हुआ है इस चीज़ में। तो अगर आप उसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा S4 माइनस S3 जो है वो निकल के आ जाएगा CP ln T4/T3, ठीक है। तो अब आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, एम बी ए पता है, CP तो हमने लिया है टेबल से, और T4 T3 पता है, तो S जनरेशन आपको मिल जाता है जो कि निकल के आता है इस केस में 0.745 किलोवाट पर केल्विन। डॉट होगा क्योंकि S जनरेशन रेट है, ठीक है। तो एक तरह से आपने सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, बट इसमें हम लोगों ने सिंपल इसमें सराउंडिंग का टोटल जनरेशन की बात नहीं की, केवल इस प्रोसेस से रिलेटेड हमने एंट्रोपी जनरेशन की बात की। तो ये सिंपल सा एक इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको आपको टेबल से निकालने हैं या आपको एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं। अगर एयर है तो हमेशा आइडियल गैस फॉर्म में लीजिए, तो आपको और टेबल का यूज़ कीजिए जितना पॉसिबल है। एक्सप्रेशंस जो हैं मैक्सिमम टेबल से मिल जाएंगे आपको, और DS का रिलेशन जो है T टेम्परेचर, T ऑफ टेम्परेचर से जो हमने CP ln T2/T1 या T4/T3 इस तरह से एक्सप्रेशन को आप यूज़ करें। और आशा करता हूँ कि इससे आपको समझ में आया कि बेसिक जो है प्रोसेस कैसा रहता है जब भी आप एंट्रोपी जनरेशन की बात करें। और इसी चीज़ को आप अभ्यास कर सकते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और अभ्यास कर सकते हैं इसमें। और अगर आपको जनरेशन पता है तो आप इंजीनियरिंग फॉर्म में भी आप देख सकते हैं कि क्या आप कर सकते हैं जिससे कि आपका जनरेशन कम हो। तो इसलिए ये अभ्यास काफ़ी वैल्यूबल है, और मैं आशा करता हूँ कि जो एग्जांपल हम देंगे असाइनमेंट में उससे आपको अभ्यास कर पाएंगे, और इससे आपको और समझ में आएगा कि क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और पर्टिकुलरली जब एंट्रोपी आ जाता है। और मैं आशा करता हूँ आप इन्जॉय कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हम लोग सीरीज़ में थे, हम लोगों ने शुरुआत की थी एंट्रोपी में। हम लोगों ने क्या किया कि हमने डिफाइन किया क्लॉसेस इनइक्वालिटी को, और फिर किस तरह से हम लोगों ने जब रिवर्सिबल केस में एक कंडीशन जो लगाया वो है एंट्रोपी का, कैसे हमने कहा कि एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है। और फिर इन जनरल प्रोसेस में अगर होना है तो इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी होना ही होना है, या इक्वल रहेगा या बढ़ेगा, तो वहाँ से निकल के आया एंट्रोपी प्रिंसिपल। और फिर हम लोगों ने एक प्योर सब्सटेंस के बारे में बात की एंट्रोपी चेंज के बारे में, जिसमें कि हम सॉलिड लिक्विड ये सब के बारे में बात की। फिर एसेंट्रोपिक प्रोसेसेस के बारे में बात की, फिर प्रॉपर्टी डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन जनरल एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, और TDS रिलेशन से हमने एंट्रोपी का रिलेशंस जो है वो पर्टिकुलरली गैस लिक्विड के लिए कैसे हमने निकाला, और आइडियल गैस भी यूज़ किया, और जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में किया वैसे ही हम लोग एंट्रोपी को कैसे हमने टेम्परेचर या CP T से हम लोगों ने जोड़ा। फिर हमने रिवर्सिबल स्टेडी फ्लो के बारे में बात की कि पर्टिकुलरली जो वर्क है उसके बारे में कैसे हम कंप्रेसर वर्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या इन जनरल कैसे हम एफिशिएंसी को समझ सकते हैं। तो जैसे कि साइक्लिक डिवाइस का लिए कार्नोट साइकिल यूज़ करते हैं, वैसे ही स्टडी फ्लो वर्क के लिए कौन सा आइडियल कंडीशंस हैं जो इसको हम मॉडल बना सकते हैं, वहाँ से निकल के आया आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का। और फाइनली हम लोगों ने एंट्रोपी बैलेंस को समझने की कोशिश की, जिससे कि हम एंट्रोपी जनरेशन निकाल सके किसी भी प्रोसेस में। तो ये रहा संक्षिप्त में एंट्रोपी लेक्चर के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, फिर मुलाकात करेंगे।